Now, the position of a point P of x1 comma y1 with respect to hyperbola. अगर आपको सिंपली एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है और ये पूछा जाए कि ये पॉइंट उस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में इस प्लेन में कहाँ पे लाई करेगा, तो आपको सबसे पहले ये समझ में आता है कि इस हाइपरबोला का पार्ट ऐसा है ना। अगर ऑब्वियस है ऑन द हाइपरबोला होगा तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, अगर ऑन द हाइपरबोला पॉइंट नहीं होगा तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ओरिजिन यहाँ पर लाई कर रहा है, ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है। अच्छा, एक और पार्ट पहले, सबसे पहले कि ये ऐसा लग रहा है कि ये बीच का पोर्शन है या ओरिजिन कंटेनिंग है, तो इसको हमें इंटीरियर रीजन बोलना चाहिए हमेशा। तो लेकिन यहाँ पर ये जो रीजन है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सटीरियर रीजन कहलाता है, बीच का रीजन। और ये आपका इज अ एक्सटीरियर रीजन और ये आपका क्या कहलाता है, इंटीरियर रीजन आपका कहलाता है। एक तो ये आप समझे। और ऐसा नहीं है कि हाइपरबोल जैसे फोकस को कंटेनिंग इंटीरियर रीजन आप हमेशा यही बोलते हो, है ना, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे इनफैक्ट हाइपरबोला हो। तो ये आपका इंटीरियर रीजन होता है इस हाइपरबोला का और ये आपका एक्सटीरियर रीजन है। यहां तक तो फील होता है कि एक तो ये एक अपने आप में स्टेटमेंट है। दूसरा कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप इसकी पावर वैल्यू देखो तो निगेटिव है, 0 0 रखा 0 और इस 1 को इधर लेके आए तो -1 आपका निगेटिव हो गया। यानी कि अगर ये पॉइंट इस एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है तो इस बार पावर वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। ये एक अटपटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन है, क्या कर सकते हैं कि इंटीरियर रीजन के लिए पावर वैल्यू निगेटिव, जबकि अभी तक एक्सटीरियर रीजन के लिए पावर वैल्यू निगेटिव, जबकि अभी तक क्या मिल रहा था कि एक्सटीरियर रीजन के लिए पावर वैल्यू पॉजिटिव। आप समझे कैसे कि 0,0 के रिस्पेक्ट में जो इस साइन है वो सभी पॉइंट्स के लिए है जो इस बाउंड्री के इधर साइड है। तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 शुड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, लेसर देन 0 हो जाएगा। और इस पोर्शन के लिए इंटीरियर रीजन के लिए आप कह सकते हो कि अगर ये पॉइंट आपका इंटीरियर रीजन में लाई करेगा, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू इज सिंपली यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा या -1 ग्रेटर देन 0 होगा। आप पावर वैल्यू लिखते हो तो -1 ग्रेटर देन 0 इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। तो एक्सटीरियर रीजन के लिए पावर वैल्यू यहाँ पे पक्का निगेटिव और इस इंटीरियर रीजन के लिए पावर वैल्यू पॉजिटिव। ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट फॉलो होता है। ओके, यहां तक सभी को। नाउ अगर आपको कहा जाए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is the equation of simply tangent की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि इस पहला आपका पॉइंट फॉर्म चलेगा। इस पॉइंट फॉर्म यानी कि सिंपली आप कह सकते हो कि यहां पर अगर आपको इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट फॉर्म में इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपका x1 कॉमा y1 है तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप फिर से सिमिलर कैसे देते हो, कैपिटल T बराबर 0 x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। इसका पहला आपका पॉइंट फॉर्म था, सेकंड आपका पैरामेट्रिक फॉर्म था। जैसा कि आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तब है जब ये पॉइंट इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें पता है कि एज वेल एज इस हाइपरबोला पे
कौन सा पॉइंट हमेशा लाई करता है? ए का सेक थीटा कॉमा बी का टेन थीटा। तो ए के सेक थीटा कॉमा बी के टेन थीटा के लिए कैपिटल टी बराबर 0 एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इस हाइपरबोला की ऑलवेज भी क्या होगी? टेंजेंट होगी। x अपॉन ए का सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी का साइन टेन थीटा इज इक्वेट विथ 1। अगर हमें किसी भी लाइन को, अगर हमें इस हाइपरबोला की टेंजेंट बनाना है तो हम उस लाइन की इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और थीटा को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो सिंपली कौन सी करेंगे? सेक थीटा और टेन थीटा में कौन सी आइडेंटिटी होती है? सिंपली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। क्लियर सभी को? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द क्या हो गया? इज अ टेंजेंट इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। द इक्वेशन ऑफ सिंपली टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन, अगर हम स्लोप फॉर्म में बात करें, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में अगर हमसे बोला जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे? इज सिंपली आपका यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय, आप सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लेट अज्यूम क्या कंसीडर करोगे? y इज इक्वल mx प्लस c, और इस लाइन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो इज x अपॉन a का सिंपली सेक थीटा, एक ये था कि x या y में क्वाड्रेटिक बना के d को 0 भी कर सकते थे, या उससे बेटर तरीका कंपैरिजन है। x अपॉन a का सेक थीटा माइनस y अपॉन b का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ इसको कंपेयर करना है तो माइनस mx, x और y को एक तरफ रखा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को 1 के नीचे रखा और रेशियो इक्वेट कर दिया तो सेक थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का an इज इक्वल टू द टेन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का b इज इक्वल टू 1 अपॉन c आ जाएगा। नाउ द सेक थीटा इज इक्वेट विथ सेक थीटा माइनस का am डिवाइडेड बाय c हो जाएगा और टेन थीटा इज इक्वेट विथ माइनस का b अपॉन c हो जाएगा। नाउ द आप कह सकते हो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए आप दोनों को स्क्वायर करके, क्योंकि c निकालोगे स्लोप फॉर्म में आपको m गिवन होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, m आपको गिवन होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो नाउ आप यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अप्लाई करोगे। द c इज इक्वेट विथ प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अप्लाई करोगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन इज अ स्लोप फॉर्म, अगर हम बात करेंगे इज अ स्लोप फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? c का वैल्यू ये प्लस माइनस करके 2 आएगा, यानी कि आप कह सकते हो गिवन स्लोप की कितनी लाइन इस हाइपरबोला की टेंजेंट होगी, तो आपका आंसर होगा 2। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इलिप्स में a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था, यहाँ पर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि सिंपली आप कह सकते हो इलिप्स की जो इक्वेशन थी उसमें b स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस का b स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हो गया। जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात अगर हमें करना है तो हमें पता है कि इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंपल a का सेक थीटा कॉमा b का टेन थीटा है। तो नाउ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी आपका क्या हो जाएगा बच्चे?
इज अ माइनस का ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई सी कॉमा इज अ माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, और सी वही प्लस और माइनस इज अ 2 होंगे, तो आंसर 2 आ जाएगा। या सिंपल आपको टेंजेंट दे रखी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, तो आप इसके साथ भी उसको सिंपली क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। इज अ सिंपली उसके साथ भी आप उसको कंपेयर कर सकते हो। यहां पर ये सिंपल आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हो गया, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हो गया, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से। इसके आगे अगर अपन बात करते हैं, अगर इसके आगे की बात करें कि इफ tangents are drawn from a external point, if the tangent is drawn from, the tangents are drawn from the external point x1 comma y1 to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। तो इस हाइपरबोला पे अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट से एक क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट है, एक्सटीरियर रीजन यही था, इस पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए आप सिंपल स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन सपोज करके इस स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कंसीडर करते हुए इस लाइन का स्लोप m1 और m2 अगर है, इस लाइन का स्लोप m1 और m2 अगर है, तो आप यहां पर फिर से बोल सकते हो कि इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको इस पॉइंट से आप सेटिस्फाइड किए, y1 m इंटू x1 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, m स्क्वायर के साथ x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2x1 इंटू y1 इंटू m प्लस y1 स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वेट विथ 0। ये सिंपली m में एक क्वाड्रेटिक आ गया जिसके 2 रूट आएंगे, और वो 2 रूट इस ड्रॉन टेंजेंट के क्या हो जाएंगे, स्लोप हो जाएंगे। अगर आपको x1 y1 दे रखा है, तो इस क्वाड्रेटिक के सिंपल जो 2 रूट आएंगे उसको लेकर हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें पता है x1 y1, और स्लोप हमें इंडिविजुअली पता है, तो इंडिविजुअल लाइन की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को। नाउ अगर आप ऐसा फील करते हो कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, अगर एक पॉइंट आपको इस एक्सटीरियर रीजन में दे रखा है, तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यहां से तो इस ओपन कर्व पे हम 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बोलो, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, और m1 और m2 की जो वैल्यूज आई हैं उनको यहाँ पे पुट भी करो, m1 के लिए 2 इक्वेशन और m2 के लिए 2 इक्वेशन, तो ऐसी 4 टेंजेंट हो गई। लेकिन ये इस फील आपका गलत है कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलरली आप केवल और केवल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, इज 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, जिनके ये स्लोप आएंगे, और पासिंग थ्रू द पॉइंट को लेकर इस तरह से इक्वेशन आपकी फ्रेम होगी, है ना। उस बात को अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप इस बात को समझ रहे हैं, है ना। नाउ ये बात तो क्लियर है कि अगर ये आपके पास, उसको अभी हम एक वर्ड है एसिम्पटोट्स की हेल्प से आपको फील कराते हैं कि किस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस
अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको यहां पर नोटिस किया जाए कि अंडर रूट क्या हमेशा डिफाइंड होगा एवरी वैल्यूज ऑफ एन के लिए? अगर आपको किसी स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है तो क्या हर रियल नंबर के लिए इज अ गिवन स्लोप के लिए आपको इज अ वो लाइन उसकी टेंजेंट होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। एक बात यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, यहां पर एक और बात, द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अगर एंगल निकालना है तो m1 और m2 जैसे इलिप्स में होता था, फिर से वही चीज सब चीज रिपीट हो रही है। m1 और m2 ये अगर इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m1 और m2 अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो सिंपली आप फिर से यही कहोगे कि tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन इज 1 प्लस m1 m2 से निकाल सकते हो। अगर आपको पॉइंट दे रखा है, लोकस निकालना है और एंगल दे रखा है तो इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। नाउ अगर आपको यहाँ पर पहले अगर आपको यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल की बात करनी है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल की अगर बात करो तो उस पॉइंट का लोकस जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, यानी कि उस इस x1 y1 को हम x और y से रिप्लेस कर देंगे। m1 m2 का प्रोडक्ट -1 कर दोगे तो y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन द x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां पर आप मेरे से बोल सकते हो कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि उस डायरेक्टर सर्कल का जो लोकस है वो सिंपली एक सर्कल है जिसका सेंटर इज ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ इलिप्स है, इज सॉरी हाइपरबोला है, और वो उसका रेडियस ए से छोटा है, तो वो इस तरह से एक्सियल रीजन में प्लॉट होगा। तो अगर किसी हाइपरबोला के लिए इस ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस से छोटी है, जो कि हो सकती है, तो उस केस में ये डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट इस एक्सटीरियर रीजन में नहीं होगा जहां से हम इस हाइपरबोला पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकें। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? तो मेरा सिंपल सा कहना है यहां पर कि डायरेक्टर सर्कल के केस में द डायरेक्टर सर्कल यानी कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला is called the locus of a point from where the two perpendicular tangents are drawn to the hyperbola. Locus of a point from where the two perpendicular tangents are drawn to the hyperbola is said to be director circle. The center of the director circle is always the center of is a hyperbola. The center of the director circle is always be the center of the hyperbola and its radius is equal to under root over a square minus का b square, where a is a semi transverse axis and small b is the semi conjugate axis. If for any hyperbola इसका रोटेशन कुछ भी हो तो सर्कल की इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको सेंटर और रेडियस की जरूरत है। इफ फॉर एनी हाइपरबोला a is lesser than or equal to b, then
there does not exist, है ना, then there does not exist a point from where you can draw perpendicular tangent to hyperbola. क्योंकि अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो अगर a की b से छोटी है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस अगर कॉन्जुगेट एक्सिस से छोटा है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां से हम उस हाइपरबोला पर इस दो टेंजेंट्स क्या कर सके, ड्रॉ कर सके. अगर a की वैल्यू b से, और हाइपरबोला के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा उसके कॉन्जुगेट एक्सिस से क्या हो, बड़ा हो. तो अगर हम एक सर्कल ले, मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन और इक्वल a ग्रेटर देन b है, तो अगर हम एक सर्कल ले जिसका सेंटर ओरिजिन है इस हाइपरबोला के लिए और जिसका रेडियस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके किसी भी पॉइंट से हम इस हाइपरबोला पे बेसिकली कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं. दो परपेंडिकुलर टेंजेंट सिंपली हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट है उनके स्लोप से रिलेटेड अगर सवाल है तो उस पॉइंट को स्लोप फॉर्म में सेटिस्फाइड करा के क्वाड्रेटिक बनाओगे. एंगल बिटवीन द निकालने के लिए m1 और m2 इस क्वाड्रेटिक का रूट है, या एंगल दे रखा है तो लोकस निकालने के लिए भी इस क्वाड्रेटिक का यूज करोगे. एक पर्टिकुलरली एंगल जिसके लिए एंगल बिटवीन टेंजेंट 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग सिंपली उस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल, लेकिन हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है. ये मैंने शो किया. डायरेक्टर सर्कल तभी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर जब उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू इज अ कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू से बड़ी होगी. अंडरस्टैंड? यहाँ तक सभी को ये स्टेटमेंट अच्छे से. नाउ अगर आप यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखो, इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल इज एसिम्पटोट्स का, इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स की अगर हम बात करें, एसिम्पटोट्स हम उस लाइन को जैसा कि कहते हैं जो कि कर्व को कहां पर, इंफिनिटी पे जाके सिंपली टच करती है. तो जैसा कि आपने देखा कि फॉर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द इक्वेशन ऑफ सिंपली अगर आप यहाँ पे टेंजेंट की बात मेरे से करते हो इन स्लोप फॉर्म, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म अगर आप मेरे से बात करते हो तो वो इक्वेशन आपको क्या मिली है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और साथ में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई सी कॉमा माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ये उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट था. जैसा कि मैंने ये कहा कि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, तो जिसके लिए ये C आपका क्या हो जाए, इज अ जीरो, जिससे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका कहां पे चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा. और C जीरो कब होगा, जब आप M की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, प्लस माइनस का B बाई ए, यानी कि इज अ y इज इक्वल टू, अगर पर्टिकुलरली हम इस लाइन की बात करें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स m, जब मैंने c को जीरो करने के लिए, क्योंकि एसिम्पटोट्स वो टेंजेंट जो जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे होता था, इंफिनिटी पे होता था, उसको सिंपली हम एसिम्पटोट्स नाम देते हैं. और ऐसा होने के लिए c को जीरो होना पड़ेगा, c को जीरो यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स. तो ये जो पर्टिकुलरली दो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो आर सेट टू बी, सिंपली आर सेट टू बी क्या कहलाते हैं, आर सेट टू बी इज द इक्वेशन ऑफ asymptotes of hyperbola
of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। जैसा कि मैंने आपसे उस समय बोल रहा था कि हर एवरी वैल्यू ऑफ m के लिए ये लाइन इसकी टेंजेंट नहीं होगी, वो तभी होगी जब मॉड m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन b बाई a हो। इक्वल टू b बाई a होने पे भी वो आपकी इज अ टेंजेंट नहीं होगी, वो आपकी एसिम्प्टोट्स में बदल जाएगी, और एसिम्प्टोट्स को हम टेंजेंट में काउंट नहीं करते, इज अ सिंपल सी बात है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b बाई ए एक्स are said to be equation of the asymptote of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से। नाउ इसके लिए अगर आप मेरे से कहते हो कि अब ये आपकी एसिम्प्टोट्स है, तो इस लाइन को अगर आप इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में क्या करते हो कि प्लॉट करना चाहते हो, तो प्लॉट जब करना चाहोगे इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में, तो ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाइन है जो कि इस हाइपरबोला को कहां पे टच करेगी, इंफिनिटी पे जाके टच करेगी। तो ये और ये कर्व के पास एकदम पैरेलल हो जाएगी और ये एक्सटेंडेड फॉर्म में इधर इस पोर्शन को एज अ इंफिनिटी पे इस तरीके से फील कराएगी। दूसरी जो y इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए एक्स है वो इस तरीके से आपको फील कराएगा। आया समझने सभी को? तो ये जो लाइन है वो आपकी कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू b बाई ए का x, और ये वाली जो लाइन है इसको हम एसिम्प्टोट्स बोल रहे हैं, y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स। तो रिलेटिवली ये एसिम्प्टोट्स इस तरीके से सिंपली यहाँ पे प्लॉट होते हैं, सिंपली ये इस तरीके से y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स और y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स इस तरीके से प्लॉट होते हैं। द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स की अगर हम बात करें तो वो तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फिगर होगा। द एंगल बिटवीन इज एसिम्प्टोट्स अगर आपका सिंपली थीटा है तो आप यहां से कह सकते हो कि इज अ b बाई ए tan थीटा, तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वेट विथ पूरा दोनों थीटा है तो सिमेट्रिक से ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल b बाई ए और b बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर e स्क्वायर माइनस 1। तो थीटा सिंपली आपका इज द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, अगर थीटा है तो वो थीटा की वैल्यू द 2 का tan इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका यहां पर सिंपली आंसर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू इज अ 2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 का tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1, ये आपका थीटा मिल जाएगा। और इस थीटा अगर आप यहां पर इफ द एंगल बिटवीन is the one of the asymptote and is the transverse axis की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 यहां से हट जाएगा, इज इक्वल टू द tan इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 यहां पर आपको मिलेगा। तो एंगल बिटवीन is one of the asymptote and transverse axis is said to be tan inverse over under root over e square minus का 1। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि इस इलिप्स पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंफिनिटी पे चला गया और एक रियल लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर पाई। इस हाइपरबोला में जब पैराबोला में हम इंफिनिटी पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इंफिनिटी पे जाके हॉरिजॉन्टल होगी, जिसका y इंटरसेप्ट भी आपका इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट एक फाइनाइट 0 आ रहा है और ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इस तरीके से प्लॉट होगी। तो एसिम्प्टोट्स भी आपको जब अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात होती है तो हम उसमें एसिम्प्टोट्स को काउंट सिंपली नहीं करते हैं। Asymptotes is different from
the equation of is the asymptotes is different from equation of tangent. क्योंकि उसका कोई इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी टेंडिंग टू द सिंपली क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया है. अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? नाउ पहली बात कि जैसा कि आपको अगर मैंने कहा था कि एक हाइपरबोला इज जिसका सेंट्रल ओरिजिन है, द हाइपरबोला, एक पहली बात हाइपरबोला विथ सेंटर एट ओरिजिन, एक स्पेशल केस ले रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसके इक्वेशन में एक्स वाई वाला टर्म है, तो यानी कि वो एक इंक्लाइंड हाइपरबोला है. ax square plus 2hxy plus by square is equate with 0 c, where c is not equal to the 0 and h square minus ab is greater than 0. ये constant necessary and sufficient है, जिसके लिए ये इक्वेशन एक सिंपली इसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को xy प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा. अगर इस रिप्रेजेंटेड हाइपरबोला की हमें इंसेंट्रिसिटी चाहिए, तो मैंने आपसे यही कहा कि इसको प्लॉट करने के लिए आप x को यहां पर सिंपली पोलर फॉर्म में कर्व को बदल देते थे, x को r का cos थीटा, y को r का sin थीटा, जहां पे आप r पॉजिटिव लेते हो और थीटा पूरा प्लेन कवर हो जाए तो 0 से 2 पाई कंसीडर करते हो. नाउ उसके लिए आप जब आप ऐसा करते हो तो c डिवाइडेड बाई, मैंने कहा कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, a का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2h इंटू इज अ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इज अ प्लस का b इंटू इज अ b इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ये बात सभी को समझ आ गई होगी. r स्क्वायर कॉमन निकाल दिया ऐसा, तो r की मिनिमम वैल्यू के लिए आपकी a हो जाएगी एंड r जिस एंगल के लिए करस्पॉन्डिंग, वो आपका इंक्लाइनेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग थीटा, जिसके लिए r मिनिमम अटेंड करेगा, एंड करस्पॉन्डिंग थीटा फॉर इज सेड टू बी inclination of simply किसका, ट्रांसवर्स एक्सिस विथ इज अ x एक्सिस, क्योंकि पोलर फॉर्म में आपका ये इंक्लाइनेशन x एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करता है, then the corresponding theta is said to be inclination of transverse axis with x axis. तो ऑब्वियस है कॉन्जुगेट एक्सिस 90 डिग्री और रोटेट कर जाएगा, लेकिन अभी भी